स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जो कि उनमें से काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया। मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपको अनरियल नंबर के बारे में मालूम है तो वो आप बताइए। तो उसमें से काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है। मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे ऋषभ सैनी, वेदांश, रीना डोगरा, खुशी, रितेश। इन सब बच्चों ने बोला है कि अनरियल नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट माइनस कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे अंडर रूट -7, अंडर रूट -14, अंडर रूट -4। ऐसे जो अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे अनरियल नंबर होते हैं। अनिर्बान चक्रवर्ती ने बताया कि ये सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटे, आप लोगों ने इसका आंसर दिया, तो मुझे खुशी हुई आप लोग कि आप लोगों ने इसका आंसर आपको मालूम है। अब हम अगले क्लास की तरफ चलते हैं। अब मैं आप लोगों को आज जो हमने पिछला चैप्टर सीखा था, पिछला लेसन जो सीखा था, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है उसका यूज़ करते हैं हम एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तो उसी का आज एप्लीकेशन और हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास में। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेसन है वो रियल नंबर्स उसका पार्ट 2 है। हमने पिछले वाले लेसन में पढ़ रखा था जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है उसका जो एक यूज़ है वो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का काम आता है। मगर हमारे एचसीएफ और एलसीएम में बहुत सारे स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने एचसीएफ निकालना है या इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को 2-4 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या टिप्स मैं दे सकता हूँ, क्या क्या आपको ईजी तरीका बता सकता हूँ। तो पहला है कि भाई टिप्स फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम एचसीएफ भी कहते हैं, एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। तो उसमें जो पहला चीज़ है वो ये है, इफ़ इन ए क्वेश्चन वर्ड्स लाइक ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट एक्सेट्रा, जो ये सारे वर्ड्स है जिसको कि इंडिकेट करता है कोई बड़ा चीज़ हो, ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम, हाईएस्ट हो, लॉन्गेस्ट, अगर ये इंडिकेट करता है क्वेश्चन में मेंशन्ड है, देन देयर आर हाई चांस दैट द क्वेश्चन इज ऑफ एचसीएफ। तो उसमें बहुत चांसेस है कि वो एचसीएफ का ही क्वेश्चन होगा। बहुत मतलब करीब करीब 99% चांस है वो एचसीएफ का ही क्वेश्चन होगा। दूसरी चीज़ है, ये तो एक तरीका ये हुआ कि अगर आपने देख लिया भाई ये हाईएस्ट लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, तो आप पहचान लोगे एचसीएफ का है। या एक और तरीका है जिसमें लिखा है, इफ़ इट इज़ ऑब्वियस दैट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कैनॉट बी ग्रेटर देन द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू इन द क्वेश्चन, देन इट इज़ एन एचसीएफ क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे, ओके, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगे, अगर हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है लॉजिकल कैलकुलेशन से कि जो हमारा आंसर है इन वाले वैल्यूज से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम ही होना चाहिए, तो हमारा एचसीएफ वाला क्वेश्चन होगा। ये मैं आपको अभी एग्जांपल लेके सॉल्व करके दोनों बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो वर्ड्स है ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, या हमारा वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो कम नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारा आंसर, ये सब का जो एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम एक क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन है, an army contingent of 798 is to march behind an army band of 28 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब अगर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, मतलब क्या, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है कि जैसे हमने देखा होगा परेड में जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी वाले जो सोल्जर्स होते हैं, वो कॉलम में, एक एक कॉलम में बने मार्च करते हैं, परेड करते हैं। तो शुरू में, मार्चिंग के शुरू में
उन्होंने बैंड वाले जो बैंड बजाते हैं वो पर्सनल को रखेंगे, उस तरह के पर्सनल को रखेंगे, ठीक है। ये मान लो ये बैंड वाले हैं, और उसके बाद सोल्जर्स होते हैं जो मार्च कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा परेड में, जनरली आपने 26 जनवरी की जो परेड होती है टीवी में लाइव दिखाते हैं, आपने उसमें देखा होगा, या कोई भी और परेड है उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से कॉलम बना के सोल्जर्स मार्च करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 798 सोल्जर्स हो जिनको हमने इन कॉलम्स में बांट देना है, और 28 बैंड वाले मेंबर्स हो, तो हमने इस तरह से बांटना है कि एक तो हमें सबसे ज़्यादा कॉलम चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कॉलम चाहिए, और दूसरा ये सारे जो सोल्जर्स है और बैंड वाले हैं ये इक्वली डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कॉलम तो बना दिया और बाद में पता चला एक कॉलम में एक बैंड वाला कम पड़ रहा है, या हमें ऐसा पता चल रहा है कि कॉलम में सोल्जर्स कम पड़ रहे हैं, या कॉलम हमने कम बना दिए तो बैंड वाला रह गया, सोल्जर्स वाले रह गए। ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली हमने कॉलम्स में बांट देना है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मैक्सिमम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। सो ये वर्ड मैक्सिमम से हमें पता चल गया है कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। अगर हमें ये पता करना है कि इनको कितने कॉलम में बांटना है तो एचसीएफ। दूसरी बात जो मैंने दूसरी चीज़ बताया था कि भाई हमें अगर लगे कि हमारा आंसर इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता तो हमारा एचसीएफ हो। वो कैसे पता चलेगा? देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास टोटल 28 मेंबर है बैंड के, तो मैं क्या 28 से ज़्यादा कॉलम बना सकता हूँ? बनाना चाहिए, मतलब बना सकता हूँ, मतलब बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर 28 से ज़्यादा कॉलम बना देता हूँ तो लास्ट में एक कॉलम ऐसा रह जाएगा जिसमें बैंड वाला बंदा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी कॉलम में तो बैंड वाले आ जाएंगे, बैंड वाले सारे आ जाएंगे। एक कॉलम ऐसा रह जाएगा जिसमें बैंड नहीं हम लगा पाएंगे, तो ये तो हमारे लिए फिर अच्छी बात नहीं है। तो 28 से ज़्यादा हम कॉलम रख नहीं सकते, और ना ही 798 से ज़्यादा कॉलम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 798 से ज़्यादा कॉलम बना देंगे, इवन दो हम 29 कॉलम भी बना देंगे तो ये वाले पूरे नहीं आएंगे ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा आंसर ना 798 और ना ही 28 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक तरीका है पहचानने के लिए कि हम पहचान लें कि भाई ये एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। ये एक तरीका है, टिप्स है। तो अब हमको पता चल गया कि एचसीएफ निकालना है, तो अब हम इसका एचसीएफ निकाल के इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम करना चाहेंगे, तो सबसे पहले 798 और 28 का एचसीएफ निकालना। ये मैंने पिछले बार आपको समझाया था कि एक तरीका ये भी है एचसीएफ निकालने का, ये फंडामेंटल थ्योरम से ही आता है, उससे से ही इसको हमने लिया है। तो एक ये भी तरीका है एचसीएफ निकालने का। तो सबसे पहले ये दोनों ही नंबर हमने चेक करना है कि ये दोनों नंबर इकट्ठे एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर मतलब जो सबसे पॉसिबल नंबर है वो 2 है, क्योंकि दोनों के एंड पे 8 है, तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 399 और यहाँ पर आ जाएगा 14। फिर दोबारा ये दोनों नंबर अगर हम देखें तो ये 14 2 से होता है, ये 3 से होता है, मतलब दोनों तो एक नंबर से हो नहीं रहा। तो अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे तो पता चलेगा ये 7 से डिवाइड हो जाता है दोनों नंबर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 57 और यहाँ पर आ जाता है 2। अब फिर से हमें दोनों को इकट्ठे डिवाइड करना है। अब दोनों इकट्ठे, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा मगर ये नहीं होता, तो दोनों इकट्ठे अब सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है और वो 1। तो मैंने कहा था जब ये दोनों 1 से डिवाइड हो जाए, मतलब दोनों इकट्ठे सिर्फ और किसी नंबर से डिवाइड ना हो के 1 से डिवाइड होता हो, तो समझ लेना कि हमारा एचसीएफ आ गया है। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हमने अपना एचसीएफ जो है वो निकाल लिया है। तो एचसीएफ जो है वो है 2 × 7 × 1, तो दैट इज़ 14। तो हमने इस क्वेश्चन में हमें कॉलम्स बताने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 14। तो हमें 14 कॉलम्स बनाने चाहिए। उसमें क्या होगा, ये 28 बैंड वाले मेंबर भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक
ठीक है ना। 14 मतलब 2 रो बन जाएंगे बैंड वालों के, और इनके पीछे सोल्जर्स भी हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं वो जो हमने कहा था वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं। क्वेश्चन है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। एक रूम की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट गिवन है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब एक रूम है, ठीक है, उस रूम में अगर हम इसको ये 3D फिगर बनाएंगे तो थोड़ा सा प्लेन सरफेस में 3D फिगर बनाना उतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऐसा है। मान लेते हैं ये हमारा लेंथ शो कर रहा है, ठीक है, ये हाइट है और ये कमरे का ब्रेथ शो कर रहा है। अगर हम एक कोने को देखें, ये रूम का कॉर्नर है, कॉर्नर के इस तरफ हमारा लेंथ जा रहा है, इस तरफ हमारा ब्रेथ आ रहा है, इस तरफ हमारी हाइट है। तो अब ऐसा है कि हमें एक लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए। यहाँ पर देखिए एक लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एचसीएफ का है, ये इंडिकेशन हो गई। तो हमारे पास एक लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए, सबसे बड़ा रॉड जो कि लेंथ को भी बराबर नाप ले। मतलब जब हम लेंथ को नापना शुरू करें तो इस रॉड से नापें तो हमें पता चला चलो 4 रॉड के बराबर लेंथ हो गया। फिर मान लो हमने ब्रेथ को नापना शुरू किया इसमें, तो हमारे पास इस तरह से ब्रेथ को नापना शुरू हुआ, तो हमारे पास मान लो कुछ रॉड आ गए, 3 रॉड आ गए। 3 रॉड से ये हमारा ब्रेथ पूरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह से मान लो हमने, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि 3-4 ही हो, मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ। फिर उसी रॉड से हम हाइट को नापना शुरू करेंगे कि भाई कितने रॉड में हाइट कवर हो जाता है। तो हमें पता चल रहा है कि ये 4 रॉड में कवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब नापना शुरू कर रहे हैं उतना लेंथ ले लें। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रॉड कम पड़ रहा है, हाँ रॉड कम पड़ रहा है, ये लेंथ ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या हमारे पास लेंथ नहीं है और रॉड ज़्यादा लंबा हो गया, मतलब बराबर बराबर इसको नापना है। तो ऑब्वियसली हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट लिखा है। और एक बात यह है, जो मैं दूसरा जो चीज़ मैं बताने वाला था उसका मैं बता देता हूँ कि हमारा आंसर ना 680 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको सेंटीमीटर में पूरा चेंज कर लेंगे, 510 और ना ही 340 से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रॉड की लंबाई इनमें से किसी से भी ज़्यादा रख लेते हैं, तो जैसे मान लो इससे ज़्यादा रख लेते हैं, तो फिर ये तो पूरा इसको तो पूरा मेजर कर ही नहीं पाएगा, बाकी को भी नहीं कर पाएगा, कर सकता है नहीं कर पाएगा वो तो डिपेंड करता है, मगर इसको तो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर ना इससे कम होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो हमारा आंसर ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना बड़ा अगर रॉड ले लेंगे तो वो तो इसी को ही मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रॉड तो ज़्यादा लंबा हो गया, दीवार छोटी पड़ गई, है ना। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं ले सकते, कम होना चाहिए। और कम का मतलब है, मैंने समझाया था, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन एचसीएफ का है। मगर हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो 6 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर है, इसको हमने पूरा का पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना होता है। ये जो 6 मीटर है इसमें 600 सेंटीमीटर होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये लेंथ है, ब्रेथ है 5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो 510 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाइट है हमारे पास 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो जो कि हमारे पास 340 सेंटीमीटर टोटल आएगा। अब हमने क्या करना है, अब इन तीनों नंबर का हमने निकालना है एचसीएफ। ओके, तो वही तरीका हम लगा लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो तीनों ही नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम नंबर से ही करना पड़ेगा, तो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर, जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 340, ये आ जाएगा 255 और यहाँ पर आएगा 170। अब फिर से ये तीनों नंबर किससे, 5 से होगा, क्योंकि एंड में देखो जीरोज है और यहाँ 5 है, तो ऑब्वियसली ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 68,
यहाँ आ जाएगा 51 और यहाँ आ जाएगा 34। अब किससे जाएगा तीनों? अगर आप देखोगे तो ये 2 से ये और ये तो हो जाता है, मगर ये नहीं होता। 3 से ये हो जाएगा, ये नहीं। तो इस तरह से हम अगर करते रहेंगे तो हमें कोई ना कोई प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। और नहीं मिलता तो फिर 1 होगा। बट हमें पता है कि ये तीनों नंबर 17 से डिवाइड होते हैं। तो 17 इंटू 4 68 होता है, 17 इंटू 3 51 एंड 17 इंटू 2 34, ठीक है। अब तीनों इकट्ठे सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि तीनों इकट्ठे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो जब तीनों नंबर या दो नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं तो समझ लेना वो हमारा एंड आ चुका है और हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 17, जो कि आता है 170 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें यही लॉन्गेस्ट रॉड होगा, हमारा जो लॉन्गेस्ट रॉड की साइज होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर लॉन्गेस्ट रॉड इज इक्वल टू 1 मीटर 70 सेंटीमीटर। हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था, मीटर और सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरह से एक सवाल हो जाएगा। तो आप लोगों को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स है लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये आ जाएगा तो एचसीएफ होगा, या हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि हमें ये पता चल जाए कि हमारा आंसर जो है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो एचसीएफ होगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है एलसीएम वाले क्वेश्चन। उसमें लिखा है कि अगर हमें ये टिप्स ये है, एलसीएम का टिप्स ये है, if in a question words like smallest, minimum, least, lowest is mentioned, then there are high chances that the question is LCM. तो अगर कम लिखा हो, छोटा मतलब कम, मिनिमम, लीस्ट, ये तो एलसीएम का हो जाएगा। वो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं मेंशन अगर होगा तो समझ लेना एलसीएम का क्वेश्चन है। या दूसरी बात है कि इफ इट इज ऑब्वियस दैट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ग्रेटर देन द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द क्वेश्चन, देन इट इज द एलसीएम। अगर हमें इस तरह से लगे कि जो हमारा आंसर हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही आना चाहिए, तो एलसीएम होगा। तो फिर से इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, हमें क्लियरिटी होती जाएगी। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक अराउंड ए स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्पोर्ट्स ग्राउंड के चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक है। अमित टेक्स 16 मिनट्स टू वॉक अराउंड 16 minutes to walk one round of the ground on the circular track, while his wife take 20 minutes to walk one round on the same track. ठीक है, अमित 16 मिनट में एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा वॉक कर सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक इधर एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक में अमित इस पूरे ट्रैक को 16 मिनट में कवर कर जाता है, और इसकी जो वाइफ है इसको 20 मिनट्स, वाइफ थोड़ा स्लो चलती है तो 20 मिनट्स में, ठीक है। हालांकि ये ऐसा नहीं होता है जनरली, अगर कोई हस्बैंड वाइफ एक साथ वॉकिंग पे निकलते, दोनों एक साथ ही वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है इन दोनों में लड़ाई होगी, इसलिए अमित जो है वो थोड़ा सा फास्ट चल के 16 मिनट में कवर करेंगे, और उनकी वाइफ जो है थोड़ा स्लो चल के उसको 20 मिनट्स में कवर करेंगे। सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मतलब दोनों इकट्ठे 7 o'clock इन द मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं चलना, और एक ही पॉइंट से, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं कि अमित यूँ इस डायरेक्शन में और उसकी वाइफ इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या होगा कि जब वो चलना शुरू करेंगे वॉकिंग, अमित तो जल्दी क्रॉस कर जाएगा इस जगह 16 मिनट में। जैसे 16 मिनट होगा, अमित क्या करेगा, एक राउंड 16 मिनट्स में कवर कर लेगा। बट जब इसको कवर करके निकलेगा तो उसकी वाइफ कहीं पीछे ही होगी, क्योंकि अभी भी उसको 4 मिनट लगेंगे यहाँ पहुँचने में, वाइफ को यहाँ 4 मिनट लगेंगे। तो क्या है कि जब वो 4 मिनट में उसकी वाइफ जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये अमित तो और आगे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस जगह में वो इकट्ठे नहीं आ रहे, एक जने पहले पहुंच रहा है, एक जने बाद में पहुंच रहा है। बट ये अगर ये चलते रहे ऐसे करके कुछ देर तक, तो ऐसा एक टाइम आएगा जब दोनों इकट्ठे यहाँ पर पहुंचेंगे, इकट्ठे एक ही साथ पहुंचेंगे। तो कितने टाइम
कितने टाइम में ये पहुंचेंगे, आफ्टर हाउ लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी हमारे यहाँ पर मिनिमम वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है, कहीं कम नहीं लिखा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम एचसीएफ है? कहीं तो लिखा ही नहीं है कि ये मिनिमम हो मैक्सिमम हो, कुछ नहीं लिखा है। तो अब हम अपना लॉजिकल सेंस लगाएंगे। क्या था लॉजिकल सेंस? ये देखिए, हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 16 एंड 20 है, तो क्या हमारा आंसर 16 या 20 से कम आ सकता है? अगर मान लो हमारा आंसर मान लो 16 एंड 20 से कम है, हम मान के चलते कम है, तो अगर कम ही है कि दोनों इकट्ठे 16 और 20 मिनट से कम में पहुंचेंगे, तो कैसे हो सकता? अमित तो पहुंच ही नहीं सकता। अमित को तो कम से कम 16 मिनट लगेंगे और उसकी वाइफ को तो 20 मिनट। तो इन 16 मिनट से तो कम हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे कम तो उन्होंने एक कंप्लीट रोटेशन ही नहीं लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब है हमारा आंसर 16, 16 और 20 से तो कम हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारा आंसर जब इन दोनों से ज़्यादा होगा तो एलसीएम होगा। तो ये एलसीएम हो गया, और यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि ये मिनिमम टाइम होना चाहिए। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, जब बोला दोबारा कब मिलेंगे, तो इसका मतलब एक इंडिकेशन ये मिनिमम टाइम भी पूछता है कि पहली बार कब मिलेंगे, है ना, दोबारा। तो खैर ये हमें मैंने क्लियर कर दिया कि इसमें एलसीएम है, तो हम अभी इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सीधा ही 16 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। आपको एलसीएम तो निकालना आता है, प्राइम फैक्टरेशन मेथड जो है उससे हम एलसीएम निकालेंगे। तो अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 से दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि दोनों ही 2 से डिवाइड होने वाले हैं। यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, ठीक है। फिर दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ये डिवीजन आसान है, उतना टफ नहीं है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब दोनों किससे डिवाइड होंगे? अब दोनों किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही अलग अलग नंबर, इनका कॉमन फैक्टर है नहीं, 1 ही है सिर्फ। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अब एलसीएम निकालने का जो तरीका आप लोगों ने सीखा है, अगर ये किसी और नंबर से ना हो तो हम क्या करते हैं, इसको फिर 2 से करेंगे क्योंकि ये 2 से हो जाता है, फिर 2 से करेंगे और आखिर में इसको 5 से करेंगे। ये तरीका बिल्कुल ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता चल गया कि ये दोनों नंबर और किसी से डिवाइड नहीं होंगे सिर्फ 1 से, तो आप 1 लिख लो और यहाँ 4 और 5 फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, वो भी एक ही बात है। तो खैर हम चलो जो तरीका हमने पहले भी सीखा है उसी तरीके से करते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये कितना आता है, 16 5 ज़ा 80। तो इसका मतलब ये जब चलना शुरू करेंगे अमित और इसकी वाइफ, तो आफ्टर 80 मिनट्स ये दोबारा इकट्ठे एक ही जगह आएंगे 80 मिनट्स के बाद। अब मान लो ये क्वेश्चन को अगर उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि दोनों इकट्ठे मान लेते हैं 7:30 सुबह के 7:30 में चलना शुरू करते हैं, तो चलते चलते दोबारा इकट्ठा कितने बजे पहुंचेंगे? दोबारा इकट्ठे कितने बजे पहुंचेंगे, इकट्ठा कितने बजे मिलेंगे? तो आपने क्या करना है, ये जो 7:30 बजे है सुबह के, उसमें 80 मिनट ऐड करोगे। तो 80 मिनट ऐड करने से कितना होगा, 80 का मतलब है 80 मिनट में कितने घंटे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 1 घंटा और 20 मिनट होंगे क्योंकि 60 मिनट का 1 बनता है। तो अगर मैं इसमें अगर टाइम पता करना है तो इसमें अगर 1 घंटा हम लगा देंगे तो 8:30 तो बज ही जाएगा सुबह का, और उसमें और 20 मिनट लगा देंगे तो 8:50। तो अगर सुबह के 7:30 पे अगर ये चलना शुरू करे एक साथ, तो फिर सुबह के 8:50 पे दोबारा ये मीट करेंगे। तो ये टाइम से भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइम पे, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया। तो ये हमारा आंसर है 1 आवर 20 मिनट्स के बाद ये मीट करेंगे या 80 मिनट्स के बाद मीट करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एलसीएम के बेस पे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ए शॉपकीपर सेल्स कैंडल इन पैकेट्स ऑफ 12 and candle stands in packet of 8. What is the least number of candles and candle stand Neeta should buy so that there will be one candle for each stand? मतलब ये हुआ कि पैकेट्स है, ठीक है, मान लो ये कैंडल के पैकेट्स है, एक पैकेट के अंदर हमारे पास 12 कैंडल है, ये 12 कैंडल हो गए एक पैकेट के अंदर।
और उसी तरह से हमारे पास एक और पैकेट है जिसके अंदर कैंडल स्टैंड है। अब कैंडल स्टैंड जो होता है वो इस तरह से बना होगा मान लो। तो इस तरह से हमारे पास एक पैकेट के अंदर 8 कैंडल स्टैंड है। इस तरह से 8 कैंडल स्टैंड है। अब क्वेश्चन ये है कि नीता को शुड बाय सो दैट कितने उसको कैंडल स्टैंड और कैंडल स्टैंड खरीदने चाहिए ताकि हर एक कैंडल स्टैंड में एक एक कैंडल लगा सके। ठीक है, अब मान लो उसने अगर एक पैकेट कैंडल का खरीद लिया और एक पैकेट कैंडल स्टैंड का खरीद लिया, तो इसमें तो 8 ही मिलेंगे। तो हम तो सिर्फ 8 ही मोमबत्ती लगा सकते हैं, बाकी 4 जो है वो तो ऐसे रह जाएंगे। ऐसे नहीं, हमें जितने कैंडल है उतने कैंडल स्टैंड भी होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि नीता को ज़्यादा कैंडल खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि एक पैकेट और एक पैकेट से बात तो बनी नहीं है। तो हमारा आंसर ना तो 12 और ना तो 8 से कम हो सकता है। तो हमको 12 से ज़्यादा कैंडल एंड 8 से ज़्यादा कैंडल स्टैंड खरीदने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लॉजिकल है। तो अगर मेरा आंसर इन दोनों से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एलसीएम निकालूंगा, इन दोनों वैल्यूज़ के एलसीएम निकालूंगा। तो 12 और 8 का एलसीएम, तो 12 और 8 का एलसीएम तो आपको पता है बड़ा सिंपल तरीके से निकल जाएगा। तो दोनों ही 2 से कैंसिल होंगे। ओके, ये 4 है, फिर दोबारा 2 से कैंसिल होंगे। अब ये दोनों इकट्ठे 1 से कैंसिल होते हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो अब मैं एलसीएम लिखूंगा 2 इंटू 2, मतलब एलसीएम में क्या होगा, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। एचसीएफ में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, एलसीएम में यहाँ से यहाँ तक होगा सारा। तो 3 बार हमारे पास 2 है और एक बार हमारे पास 3 है, तो ये 24 आ गए। इसका मतलब ये है कि हमें 24 कैंडल खरीदने और 24 ही हमें कैंडल स्टैंड खरीदने। फिर क्या होगा, हर एक कैंडल स्टैंड के ऊपर एक कैंडल लगा सकते हैं। तो इसके लिए जब ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडल, अब यहाँ पर लीस्ट आ गया तो एलसीएम भी आ गया, हमसे इससे एलसीएम भी पता चल गया हमें कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडल। तो कितने कैंडल और कितने कैंडल स्टाइल खरीदने, हमने 24 खरीदने ईच। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स एंड कैंडल स्टैंड इज इक्वल टू 24। हमें लीस्ट नंबर ऑफ कैंडल और कैंडल स्टैंड 24 ही खरीदने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। तो अभी बेटे आप लोग समझ गए ना कि जब एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन होता है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसमें से पता लगा सकते हो इन वर्ड्स को देख के, और लॉजिकली पता लगा कि आंसर ज़्यादा होगा कि कम होगा, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी हमें मिलेगा जिसमें हमको कुछ रिमाइंडर्स दिए होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एचसीएफ इज सम रिमाइंडर आर गिवन, क्वेश्चन में लिखा होगा सम रिमाइंडर्स आर गिवन, देन फर्स्टली दोज रिमाइंडर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर गिवन एंड देन देयर एचसीएफ इज कैलकुलेटेड। तो अगर हमें एचसीएफ वाला क्वेश्चन है और उसमें कुछ रिमाइंडर गिवन है तो पहले हम उन नंबरों में से रिमाइंडर्स को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद फिर उसका हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये एक टिप है। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 259 एंड 465 लीविंग रिमाइंडर 4 and 6 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि हमने एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ इंडिकेशन हो गया। हमने सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 259 को भी डिवाइड करे, 465 को भी डिवाइड करे, मगर डिवाइड पूरी तरह से ना करे, इसमें रिमाइंडर 4 आ जाए और इसमें रिमाइंडर 6 आ जाए। तो इसमें इन्होंने बोला अगर रिमाइंडर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आप रिमाइंडर को माइनस करोगे। तो हमारे पास पहला नंबर है 259, उसमें से रिमाइंडर हम 4 माइनस कर देंगे, 465 उसमें से हम 6 माइनस कर देंगे। बच्चों मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है। आप अगर ऐसे करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे सीबीएसई के। आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना और इससे कम भी नहीं लिखना। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपका पेपर या लेंदी भी ना हो जाए
ये ना हो कि बाद में आपका पेपर छूट जाए, मगर आपके स्टेप्स भी पूरे कवर हो जाए जिससे कि नंबर मिलेंगे। तो मैं पूरे वही स्टेप बता रहा हूँ जिसने आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। तो हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 255 और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 259। अब हम ये 255 एंड 459 इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब ये दोनों नंबर इकट्ठे 2 से तो डिवाइड होते नहीं है, साफ ही आपको दिख रहा है क्योंकि इसके एंड में 2 से डिविजिबल वाला नंबर है ही नहीं। तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 8 ज़ा 3 इंटू 8 24 एंड 3 सॉरी यहाँ पर 3 5 ज़ा, एक्चुअली जो हम ज़ा यूज़ करते हैं वो थोड़ा गलत तरीका है। अब ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 85। हमें मल्टीप्लाई यूज़ करना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई 8 इज़ 24 कैरीज 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ 15। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ करना चाहिए। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 153। अब ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? अगर हम ट्राई करते शुरू करेंगे, आपको ना देखना पड़ेगा, ये आपको डिविजिबल टेस्ट लगानी पड़ेगी। ये 2 से नहीं होता, 3 से नहीं हो रहा, 5 से ये हो रहा है मगर ये नहीं हो रहा। इस तरह से आपको टेस्ट करते करते आपको पता चलेगा कि ये नंबर नेक्स्ट जो प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होता है वो 17 से होता है। तो फिर ये यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। फिर दोनों 1 से ही डिवाइड होंगे, दोनों इकट्ठे। तो इसका मतलब हमारा 1 से जब हो गया तो एचसीएफ निकल आया। अब ये हमारा एचसीएफ जो है वो 3 इंटू 7। अगेन मैं समझा देता हूँ, एचसीएफ में सिर्फ हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है, एलसीएम में यहाँ से यहाँ तक को मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक ही तरीका है जिससे हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो 51 हुआ। कहने का मतलब है ये जो ग्रेटेस्ट नंबर जिससे कि इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारे पास 4 और 6 आएगा वो है 51। ठीक है, अब 51 अगर मैं इन नंबर को, मतलब कहने का मतलब है 255 को अगर 51 से डिवाइड करूं एंड 459 को अगर 51 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 255 एंड 459 का ही एचसीएफ 51 है। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर और इस नंबर दोनों को ही 51 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब ये 55 है और ये 59 है, मतलब ये नंबर अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अब इंस्टेड ऑफ 55 अगर मैं ये नंबर यहाँ 59 लिख दूँ, मतलब 4 नंबर ज़्यादा करके लिखूँ यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये है कि यहाँ 4 कैरी आएगा ना, रिमाइंडर 4 आएगा, क्योंकि ये नंबर तो 55 से डिवाइड हो जाना चाहा, 55 से 255 से, बट ये हो नहीं रहा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नंबर 6 ऐड कर दूँ, इस वाले को इसमें नंबर 6 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर 65 बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका रिमाइंडर 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 6 नंबर बढ़ा के रखा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है 51। अब इसमें हमने जो फाइनल आंसर लिखना है वो 51 लिखेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं आगे और क्या है। जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन था रिमाइंडर का एचसीएफ में, इस तरह से एलसीएम में भी हो सकता है। इन केस ऑफ एलसीएम, if a single remainder is given, then firstly the LCM is calculated and then the single remainder is added. तो रिमाइंडर LCM केस में पहले LCM निकालना पड़ेगा और उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, और SCF में क्या था कि पहले रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा और फिर हमें SCF निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस आप ध्यान से देख लीजिए। LCM क्वेश्चन में पहले LCM और फिर ऐड, और SCF में पहले सब्ट्रैक्ट और फिर SCF। ये आपने ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिर भी हमें समझ में आ जाएगा। फाइंड द लोएस्ट नंबर, अब वर्ड लोएस्ट है मतलब LCM में, फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज़ मोर बाय 6 टू बी डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 एग्जैक्टली। वो कह रहा है कि हमें एक लोएस्ट सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। मान लो वो नंबर हमारे पास मान लेते x है, ठीक है, उसको 25 भी डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको 40 भी डिवाइड करेगा और उसको 60 भी डिवाइड करेगा। मगर ये जो हमारा नंबर है
उसमें 6 हमने ज़्यादा है, मतलब वो जो नंबर हमने है जो इसको डिवाइड करता है वो उससे 6 ज़्यादा रखना है, विच इज़ मोर बाय 6, मतलब वो जो नंबर होगा लोएस्ट वो 6 ज़्यादा होना चाहिए, मगर ये इन सब से डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपल बात है, ये वही क्वेश्चन हो गया कि हमें रिमाइंडर 6 दे रखा है, एक्चुअली उल्ट इसको रिमाइंडर ही मान लो। तो ये हमारा 3 नंबर है, तीनों का पहले हमने एलसीएम निकालना है, फर्स्ट एलसीएम, और ये वर्ड लोएस्ट का मतलब ये है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें 25, 40 और 60 इसका एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम आपको दिख ही रहा होगा, ये किस नंबर से तीनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं आपको पता ही चल गया होगा, ये 5 से होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब ये किससे नंबर से डिवाइड होते हैं, अब ये सारे इकट्ठे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, मगर ये दोनों नंबर डिवाइड तो रहे हैं। जो अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको भी हमने अलग से करना है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 6, फिर ये दोनों नंबर एक साथ 2 से हो रहे हैं। तो जब तक दो नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड होते रहें तब तक डिवाइड करते रहिए। अब हम देखें तीनों नंबर किससे होते हैं, तीनों नंबर किसी से नहीं हो रहे, 1 से हो रहे सिर्फ। तो मैं 1 यहाँ लिख दूंगा, तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3। अब मैं इनका एलसीएम निकाल देता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि तीनों नंबर और किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, तो समझ लेना कि हमारा या तो एचसीएफ निकल गया या तो एलसीएम निकल गया। अब देखो ये सारे को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक 5 इंटू 2 इंटू 3। ऑल नंबर मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम निकलेगा, और अगर इतने को मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ निकलेगा। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आता है 600 हमारे पास आता है, और हमारा जो आंसर है उसमें हमने ये लिखा है कि हमारा आंसर 6 मोर होना चाहिए, 6 मोर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, देयरफॉर लोएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू लिख देते हैं, इसकी क्या जरूरत है, इक्वल टू 600 प्लस 6, तो आ जाएगा 606, ठीक है। देखो अगर हम तो इस 600 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं, है ना, और 600 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। उसी 600 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। इसी 600 को मैं 60 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, मगर अगर मैं अब 606 से करूंगा तो ये बैलेंस 6 यहाँ पर आता रहेगा। ये वही चीज़ कह रहा था कि 6 जो है वो मोर होना चाहिए इसमें, तो हमारा आंसर 606 है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो अब हमने जो मेन चीज़ वो किया है वो है एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस, जिसमें पहले तो प्लेन एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन और उसके बाद जिसमें रिमाइंडर केसेस आते हैं वो हमने कर लिए। अब थोड़े से हम वो क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से अलग हटके क्वेश्चन है, और इस ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दे रखा है। तो आप लोग प्रैक्टिस जब करोगे तो उसमें आपको और इसमें आप एक्सपर्ट बनोगे। और अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसको फिर से आपको एक नया वीडियो बना के सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल वेयर बीइंग सोल्ड इन ए पैकेट ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन ए पैकेट ऑफ 32 ईच। तो क्या है कि हमारे पास पैकेट है, एक पैकेट के अंदर 24 पेंसिल्स है और दूसरे पैकेट में हमारे पास 32 क्रेयॉन्स है। तो एक एक पैकेट के अंदर 24 पेंसिल, एक एक पैकेट के अंदर 32 क्रेयॉन्स है। इफ़ यू वांट full packs of both and same number of pencils and crayon, how many of each would you need to buy? मतलब हमारे पास
पूरे पूरे पैकेट खरीदने का ऑप्शन है। हम दुकानदार को ये नहीं कह सकते आधे पैकेट पेंसिल को दे दो, आधे पैकेट क्रेयंस को दे दो, ऐसा नहीं। हम शॉपकीपर को पूरे पूरे पैकेट से ही बोलना पड़ेगा, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, जैसे भी। मगर हमें क्या करना है, हमने उतने ही पैकेट पेंसिल और उतने ही पैकेट क्रेयॉन्स के खरीदने हैं ताकि दोनों की संख्या सेम हो, मतलब जितने पेंसिल आए उतने ही मेरे पास क्रेयॉन्स भी हो। ओके, तो हाउ मनी ईच वुड यू बाय, तो आपने शॉपकीपर को कितना ऑर्डर देना है कि कितने पेंसिल के पैकेट दे दो या इतने हमें क्रेयॉन्स के पैकेट दे दो, ताकि जब घर आके आप खोलोगे तो जितने पेंसिल के संख्या मिलेंगे उतने ही क्रेयॉन्स की संख्या मिलेंगे। तो सिंपल है हमारा केस, हमारा जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो 24 से कम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं 24 से कम लूँगा तो इसके साथ तो मैच करने सरा, क्योंकि हमें बराबर चाहिए ना, या तो 32 है एक पैकेट में, और ना ही मैं 32 से कम ले सकता हूँ, क्योंकि 32 से कम हमें देंगे नहीं, क्योंकि इनसे तो फुल पैकेट लेना पड़ेगा। तो जब हमें फुल पैकेट लेना पड़ेगा तो हमारा आंसर ज़्यादा हो जाएगा, 24 से ज़्यादा हो जाएगा, 32 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर एलसीएम का केस है। तो अब हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। कैसे पता चला एलसीएम का केस है, क्योंकि हमारा संख्या 24 और 32 से कम नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा हमारा आंसर। सो हमने इसका एलसीएम निकालना है। तो सोल्यूशन करके एलसीएम निकालते हैं अब। (24, 32) अब देखिए 24 और 32 दोनों किस नंबर से पहले डिवाइड होंगे, ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 16 आ गया, ठीक है। फिर दोबारा 2 से होंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8, दोबारा 2 से होंगे कैंसिल, डिवाइड 3, 4। अब ये नंबर किससे होंगे, सिर्फ 1 से होंगे दोबारा, ठीक, क्योंकि दोनों कॉमन से किसी और नंबर से होते नहीं है। तो अब हमारा एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना होगा 8 इंटू 12, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8 एंड इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 96। तो कहने का मतलब है हमें 96 संख्या के पेंसिल और 96 संख्या के क्रेयॉन्स मिलेंगे। तो अगर मुझे 96 संख्या के क्रेयॉन्स या पेंसिल लेने हैं तो हमें शॉपकीपर को कितने कितने पैकेट्स बोलने पड़ेंगे, हमें तो पैकेट्स बोलने पड़ेंगे ना, 96 तो बोल नहीं सकते हम। तो सिंपल है, अब हमें जो इसका जो आंसर निकालना है उस आंसर को निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल, हमें पेंसिल के पैक्स चाहिए। तो 96 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 पैकेट हमें पेंसिल के लेने पड़ेंगे, एंड नंबर ऑफ क्रेयॉन्स, ये क्रेयॉन्स के पैक्स लेने के लिए हमें 96 को ही, क्योंकि 96 संख्या हमें चाहिए पेंसिल और क्रेयॉन्स, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 32, क्योंकि एक पैकेट के अंदर 32 क्रेयॉन्स मिल रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 3। तो हमारा आंसर है कि दुकानदार को, शॉपकीपर को हम 4 पैकेट पेंसिल के और 3 पैकेट क्रेयॉन्स के लेने के लिए बोलेंगे। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखने में थोड़ा सा लग रहा था कॉम्प्लिकेट, बट अगर इसको ध्यान से आप पढ़ोगे और समझोगे, क्वेश्चन की मीनिंग को समझोगे, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम पहुँचते हैं एक और क्वेश्चन में, ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में लिखा है ए सर्कुलर फील्ड हैज़ ए सरकमफ्रेंस ऑफ 180 किलोमीटर। मतलब हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है, एक इस तरह से सर्कुलर फील्ड है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब इसकी जो बाउंड्री लेंथ है पूरी, वो 180 किलोमीटर है। 3 साइक्लिस्ट दीप, जीत एंड प्रीत स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 30 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 45 किलोमीटर डे। मतलब तीनों जो चल सकते हैं, जैसे जो दीप है वो सिर्फ 30 किलोमीटर चल के रेस्ट करेगा दिन में, फिर अगले दिन फिर 30 किलोमीटर चलेगा यूं करके। और जो जीत है वो थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा 36 किलोमीटर चलेगा, फिर रेस्ट करेगा, अगले दिन 36 किलोमीटर चलेगा, फिर रेस्ट करेगा, अगले दिन 36 किलोमीटर चलेगा, फिर रेस्ट करेगा। और जो प्रीत है वो थोड़ा और ज़्यादा जाएगा, वो 45 किलोमीटर यूं करते हुए चलेंगे।
तो सवाल ये है कि आफ्टर हाउ मनी डेज विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये वही क्वेश्चन हो गया, देखो जब दीप यहाँ से चलना शुरू करेगा वो रुक रुक के चलेगा, पर डे 30 किलोमीटर जाए तो वो यहाँ पहुँचेगा। बट जब वो यहाँ पहुँचेगा ज़रूरी नहीं है कि जीत और प्रीत भी इकट्ठे यहाँ पहुँचें, क्योंकि जीत थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो वो हो सकता है जल्दी कंप्लीट करके क्रॉस कर जाए, है ना, और दीप जो है थोड़ा पीछे रह जाए। और इससे भी तेज़ है प्रीत हो सकता है कि और जल्दी क्रॉस करके निकल जाए। तो अब ऐसा है कि जब ये साइकिलिंग करना शुरू करेंगे तो तीनों इकट्ठे एक साथ आएंगे, मगर एक चक्कर के बाद नहीं, कुछ चक्करों के बाद आएंगे। तो अब हमारा आंसर ये है कि इन्होंने पूछा कितने डेज लगेंगे, तो ऑब्वियसली ये है कि ये एक चक्कर में तो बात बनेगी नहीं, तो 180 किलोमीटर से हमारा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो लोग। ये तीनों 180 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस, जो जब इस 180 किलोमीटर से हमारा आंसर ज़्यादा आना चाहिए किलोमीटर वाइज, नॉट डेज वाइज, तो एलसीएम का केस है। बट ये क्वेश्चन टिपिकल है कि यहाँ पर हमें डेज पूछा है और ना कि डिस्टेंस पूछा है। तो अब ये सबसे पहले हमें डेज निकालना पड़ेगा कि कौन कितने दिन में एक चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। पहले नंबर ऑफ डेज दीप टेक, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये जरूरत नहीं है अब हमें। अब दीप को कितना दिन लगेगा, वो 180 किलोमीटर टोटल 180 किलोमीटर सरकमफ्रेंस है और 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलेगा, तो वो 6 दिन लगाएगा पूरे एक चक्कर काटने में, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ डेज जीत को कितना चाहिए होगा, वही 180 किलोमीटर उसने जाना है, मगर उसने जाना है 36 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, तो इसका मतलब उसको लगेंगे 5 डेज, क्योंकि 180 को अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा ना कि कितने दिन वो लगेगा उसको, क्योंकि एक दिन में तो 36 ही जा रहा है वो। और फिर उसके बाद प्रीत को कितने दिन लगेंगे इसी 180 किलोमीटर को ट्रैवल करने में, उसको लगेंगे 4 डेज, ठीक है। अब अगर हमें पता करना है कि अब जैसे वो जो अपना दीप है वो 6 दिन लगाएगा एक चक्कर लगाने में, जीत 5 दिन, तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम टाइम लगेगा प्रीत। तो प्रीत चौथे दिन में जब उसको क्रॉस कर जाएगा, दीप अगले दिन बाद आएगा, उससे भी अगले दिन बाद वो दीप अगले दिन आएगा, दीप उसके अगले दिन बाद आएगा, फिर से एक दिन बाद। तो इसका मतलब तीनों को काफ़ी लंबा चक्कर काटना पड़ेगा फिर इकट्ठे आने के लिए। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है इन सब से ज़्यादा आना चाहिए। 6 दिन में तो यही कवर कर रहा है, 4 दिन में ये, तो हमारा आंसर 6 से कम और 4 से कम या 5 से कम नहीं हो सकता। जब ज़्यादा हो सकता है तो एलसीएम है। अब हमने 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालना है। अब ये तीनों इकट्ठे तो किसी से नहीं होता, मगर 2 नंबर तो कट ही रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये तीनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, अब ये तीनों इकट्ठे सिर्फ 1 से ही हो रहे हैं। तो अब जब हमें पता चल गया 1 से हो रहे हैं, तो अब इसका मतलब हमारा एलसीएम निकलेगा। अब सो 2 × 3 × 5 × 2 ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो ये एलसीएम अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 60 डेज। तो इसका मतलब उनको टोटल 60 डेज लगेंगे। सो वी कैन राइट हियर आंसर, देयरफॉर आफ्टर 60 डेज they will meet again, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज के लेसन में जो एचसीएफ और एलसीएम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने का तरीका सीखा है। उसमें हमने थोड़ा सा ये जाना है कि कौन से वर्ड्स को पहचानने से हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और कौन से वर्ड को पहचानने से हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एक बड़ी बात है कि जब भी ये सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में जब सवाल आएंगे कहीं पर भी ये मेंशन थोड़ी होगा कि वे एचसीएफ वाला क्वेश्चन एलसीएम, तो आपको खुद को पहचानना है। तो ये तरीके से आप उनको पहचान के कर सकते हो। और बाकी मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए उनको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और डाउट्स जो है वो मुझसे पूछिए।
कमेंट में लिख के मैं उनका ज़रूर आंसर बताऊंगा। और आज का लेसन के लिए इतना ही है, बाकी अगले लेसन के लिए हम नेक्स्ट मिलेंगे। आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं एंड गुड बाय।